जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग हाई स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नेम भी दिख गया होगा और मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया भी था। और क्लास 10 का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जियोग्राफी का, चैप्टर नंबर 2 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ऐसे ही कंप्लीट किया वन शॉट में। तीसरा चैप्टर भी मैं वन शॉट में आप लोगों के साथ कंप्लीट करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देख लीजिएगा 10 से 15 मिनट में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे हम 2 या 3 नंबर वाले को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के कितना लायक जल है। ठीक है, आयतन का पूछा है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखना। प्रतिशत में तो सभी जानते हैं, लेकिन आयतन में 2.5%। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आयतन में हमेशा 2.5% जल ही उपयोग होगा। आयतन में हमेशा ये होता है कि 100 में नहीं देखा जाता है। 100 में अगर देखेंगे तो 25% हो, हाँ 2.5% ही होगा। सही है। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है। तो तमिलनाडु में जो छत का जल है वो संग्रहण करो, ढांचों में संग्रहण करो, कैसे भी संग्रहण, क्योंकि वहाँ पे वर्षा सीमित समय के लिए होती है, फिर नहीं होती है, इसलिए वहाँ का संरक्षण बहुत अच्छा होता है। गड्ढों में संरक्षण करते हैं, टैंकर बना के संरक्षण करते हैं, वैसे करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात जो था भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो तथा औद्योगिकीकरण में तेजी आए, शहरी अर्थव्यवस्था का भी विकास हो। गुल या कुल क्या है। तो पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। कुल आप भी समझते हैं, कुल मतलब वंश होता है, लेकिन वो कुल कुल यहाँ पे नहीं पूछा गया है। यहाँ पे कौन से कुल पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कुल क्या है भूगोल में। तो भूगोल में हमेशा यही होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो वाहिकाओं जो होती हैं उन्हीं को गुल या कुल कहा जाता है। ठीक है। खदान और जोहड़ क्या है, तो आप लोगों को बता दूं, खदान शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गड्ढे। ठीक है, खदान और जोहड़ उन्हें कहलाते हैं। शुष्क मैंने अभी बताया था तमिलनाडु में, तो वही गड्ढे अगर बनाएंगे तो उन्हें खदान या गोधड़ कहा जाएगा। ठीक है, जोहड़ कहा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा तो होती है लेकिन फिर भी वहाँ पे जल की कमी है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कि वहाँ की ज़मीन ही ऐसी है, बहुत जल्दी जल सोख लेती है, इसलिए वहाँ की कमी हो जाती है। चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मैं लॉन्ग नोटिस जब नेक्स्ट ईयर से शुरुआत करूँगा तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। वैसे आप लोग पास हो जाएंगे। नोट्स जो मैं बनवा रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आने हैं। मैंने 10 से 12 साल के क्वेश्चन को उठाकर इसमें पुटअप रखा है, ऐसा नहीं है फालतू में रख दिया। ठीक है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रहण है उसे टाका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, टाका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जल दुर्लभता के 2 कारण लिखो। तो देखो, जल दुर्लभता के कारण भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों से अगर कहूँ जल दुर्लभता के कारण, तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है। आप भी जानते हैं, जब एक घर में 8 लोग होते हैं तो 8 लोगों के कपड़े हो गए, 8 लोगों के कपड़े हो गए, उनका नहाना हो गया, उनका पानी हो गया, खाना हो गया, उसमें जल बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती आवश्यकताएं, जल का असमान वितरण। आप भी जानते हैं, जब से जल मतलब कि ज़्यादा मुझे नल से निकलने लगा तो लोग 3 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी 5 बाल्टी नहाने लगे हैं, या फिर कपड़े धोने में 4 से 5 बाल्टी यूज करते हैं, तो उसका जल असमान वितरण होता है। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। तो आप लोग ये चीज़ जरूर याद रखना, किसी एक बांध से एक क्वेश्चन आएगा, तो मैंने यहाँ पे टिहरी बांध को उठा लिया है। अभी मैं 1-2 बांध नीचे और बता दूंगा 3 से 5 नंबर में, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है, तो जम्मू व कश्मीर की चेनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा दिए हैं। 3 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और सबसे कॉमन बेस क्वेश्चन। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी लिखाएंगे, लेकिन अगर चीज़ें सही दिशा से लिखी हो तो नंबर और अच्छे मिलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियाँ लिखिए। देखो, वर्षा जल संग्रहण तो सभी बता देंगे, विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियाँ बताने में आपको दिक्कत होगी। तो एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों में, घरों में, टैंक में, बेपार पड़े कुएँ में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। आप भी जानते हैं, जो कुएं खुद जाते हैं, जो सूख जाते हैं, उनके नीचे प्लास्टर वगैरह करके उनमें भी पानी भरा जाता है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई। मैंने कहा था कि अभी जो कुल और वाहिकाएं हैं तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, तो उन्हें गुल और कुल कहा जाता है वाहिकाओं को। तो उन्हीं के जो वाहिकाएं बनाई जाती, रास्ता बनाया जाता है, उनसे खेतों में सिंचाई कर ली जाती है, ताकि जो खेतों की सिंचाई के लिए आगे पानी का यूज़ होना है वो ना हो। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण। मैंने इतने शॉर्ट तरीके में आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को इतना शॉर्ट नहीं लिखना है, लगभग 1.5 पेज का तो 5 नंबर का ले ही जाना है, 3 नंबर का फिर भी आधे से ज़्यादा पेज का रखिएगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना अच्छे लैंग्वेज में लिखेंगे, उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, कभी ये मत कहिएगा कि 5 नंबर वाला 2 लाइन में क्वेश्चन लिख के आएगा आपको 5 में 5 मिल जाएगा, ये नहीं है। एक मानक है, मानक से ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। पूरे पे पूरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 ही लाइन लिखेंगे तो 2 ही नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। नदी पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लक्ष्य व उद्देश्य बताइए। तो नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना कहलाता है। जैसे इसका उद्देश्य क्या है कि जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, घरेलू औद्योगिक जल आपूर्ति, नौचालन या पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिनका करना है और आप लोगों को अच्छे से तैयारी भी करते रहना है। पेपर 24 फरवरी से आप लोगों के हैं, तो मैंने आप लोगों से वादा भी किया है कि 24 फरवरी से पहले मैं आप लोगों का सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे जैसे करवाऊँ। अभी थोड़ा लेट वीडियोस आ रही हैं, लेकिन बस मुश्किल से 11 जनवरी के बाद मैं रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। अभी मेरा भी एग्जाम चल रहा है बोर्ड का BTUP में, तो आप लोग भी जानते होंगे, जो BTUP के भाई वगैरह उनके पढ़ रहे होंगे, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 इंटर के बाद BTUP में कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक, तो मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है मेरे पास, बस आप लोग साथ दीजिए। बेकार पड़े कुएं को वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है? तो PVC पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल एकत्र किया जाता है। रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जाता है। ठीक है, भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से तुरंत प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का प्रयोग पीने के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता का उत्तरदायी है, तो आप लोगों को मैं बता दूं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण, उद्योगों में बढ़ती संख्या के कारण अलवड़ी जल का अत्यधिक प्रयोग, शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि, शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अतिशोषण। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। देखो, एक आंदोलन पर टिप्पणी आएगा, तो आप लोगों को मैंने इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखने के लिए बता दिया है, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान हो। मैं बहुत छोटे पॉइंट्स में लेकर आता हूँ आप लोगों को, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा कंटेंट। तो नर्मदा बचाओ पर टिप्पणी, जैसे नर्मदा नदी पर सरोवर बांध निर्माण के विरोध में था। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में था। आंदोलन गैर सरकारी संगठन NGO द्वारा संचालित था। अब तो NGO एक सरकारी संस्था हो गई, पहले गैर सरकारी थी। ठीक है, जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सरदार सरोवर परियोजना के लंबित होना। आरंभ में आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों को पुनर्वास करना हो गया। ठीक है, एक नवीकरण संसाधन हेतु होते हुए भी जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? एक नवीकरण संसाधन होते हुए भी आप समझते हैं इसका नवीकरण मतलब कि ये एक ऐसा है जिसका पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि विश्व में केवल 2.5% ताज़ा जल है। आप भी जानते हैं 2.5% जल पीने योग्य है, ताज़ा जल है, और जिसका मैं यूज़ करते हैं, जो धरती से निकलता है, वाटर। ठीक है, जल संसाधनों के अतिदोहन, बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुँच, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण। आप भी जानते हैं जल जीवन निगम वगैरह तमाम ऐसे परियोजनाएं चला रही हैं जो गाँव में जल का पूर्ति करा रहे हैं। वैसे गाँव में जल की पूर्ति है, पर बाहरों नहीं, शहर में नहीं है। अभी मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ के आगे आप जैसे ही थोड़ा और बढ़ेंगे, दिल्ली वगैरह में नहीं है उतना। आप भी समझते हैं सुबह टाइम आता है जल। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? तो छत वर्षा जल संग्रहण, गुल अथवा कुल, बाढ़ जल वाहिकाएं, गड्ढे बनाकर। तो अब इन 4 पॉइंट्स पर, अब जैसे यहाँ पे छत जल वर्षा संग्रहण, इसको हेडिंग बनाकर 3 से 4 लाइन लिख देंगे। उसके बाद गुल व कुल यहाँ कहते हैं, कैसे होता है, ये सब लिख सकते हैं। बाढ़ जल वाहिकाएं बना सकते हैं, सब चीज़ें बनाकर आप लिख सकते हैं। 4 से 5 लाइनें अगर लिख देंगे तो 4 टॉपिक मैंने बता दिए हेडिंग में, तो 4 पंचे 20, 20 से 25 लाइनें हो जाएंगी, जो कि पर्याप्त है 5 नंबर के लिए। ठीक है, खदीन, टैंक अथवा टाँका, बांस, डिप सिंचाई प्रणाली, ये सब चीज़ें। ठीक है, बांधों से अनेक लाभ हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये एक टॉपिक को अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो यहाँ से 1 नंबर पिकअप हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत देखे जाएंगे इस बार एग्जाम्स में। थोड़ा बदलाव होगा और थोड़ी कॉपियाँ थोड़ी हार्ड चेक होंगी, स्ट्रिक्ट चेक होंगी, ये चीज़ें याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत में ये मंदिर क्यों कहा है? बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। बांधों से लाभ: सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक आवश्यकता है तो जलपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन तथा पर्यटन या मत्स्य पालन। ठीक है, हमारे देश में जल अभाव का दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? कारणों को सूची में तैयार करें। भारत मानसूनी जलवायु का देश है, कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि मानसून जानते हैं आप भी असफल हो रहा है। उसके बाद आप लोगों का
ठीक है। औद्योगिक क्रियाओं के कारण जल भूमिगत स्तर का गिरना, शहरी की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों में बढ़ता दबाव, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण। ठीक है। कहा जाता है कि यह तीसरा महायुद्ध हुआ तो पानी की कमी के कारण होगा। इस संदर्भ में जल अभाव दुर्लभता के कारण प्रमुख लिखा। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे तृतीय विश्व युद्ध के मतलब कि कारण भी दिया होगा, उसमें जल के कारण होगा। देखो ये 99 पॉइंट सही मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि भविष्य फ्यूचर है, फ्यूचर कोई देखता नहीं है। लेकिन अथवा ये भी हो सकता है। दुनिया की जल के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। आप 2 अथवा करके लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा लिखेंगे तभी अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि चीज़ों को जितना क्लियरफाई करेंगे, मैंने फिर बताया था अभी फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, क्लियरफाई करने में कोई चूक मत रखिएगा। समय पर्याप्त होता है। आप वनोन्मूलन, महानगर, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि में उपयोग। ठीक है। जल का दुरुपयोग, प्रदूषण, भूस्तर का गिरता स्तर, मानसून की अनिश्चितता, पीने योग्य न्यून जल, जलाभाव, जल का असमान वितरण, कैपटाउन के उदाहरण। चूंकि जल जीवन एक परम आवश्यकता है। क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में बड़े बांधों के विरोध के प्रमुख कारण बताइए। अतिमृद जमाव, जल भराव, मृदा अपरदन, अचानक बाढ़ आना, बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, वन जीव प्रजातियों का लुप्त होना, समुदाय का प्रवसन, जनजातियों का जीवस्पर्ण जीवकोपार्जन, या अतिवर्षा में बांधों से पानी को छोड़ना स्थिति से अधिक बिगाड़ देता है। बांधों में भूकंप, जल प्रदत्त रोग, प्रदूषण जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं क्योंकि जल का अत्यधिक उपयोग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी टॉपिक्स बहुत हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लास्ट तक जाते जाते आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाकर भी हर चैप्टर के देता रहूँगा। फरवरी में आप लोगों का मास्टर क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मास्टर क्लास ये होगा कि 24 दिन जो आप लोगों के बचे हैं, 20 दिन में मैं आपको फास्टैग रिवीजन दे दूंगा, 4 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। साथ देते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।